मेरा भतीजा गांव से शहर पढ़ने आया तो हमारे घर रहने लगा और मेरी बेटियों को भी पढ़ाने लगा। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वह रोजाना शाम को कमरे का दरवाज़ा क्यों बंद कर देता था और कमरे में पता नहीं क्या करता था। एक दिन मैं उसके कमरे में छुप गई। देखकर मेरी आंखें फटी रह गई, क्योंकि वह तो मेरी ही। फिर यह मेरे पति की अचानक मौत ने हमारी जिंदगी को वीरान करके रख दिया था। मेरी तीनों बेटियां जो हर बात पर आपस में लड़ती रहती थीं, अब बिल्कुल खामोश रहने लगी थी। अपने बाप की जुदाई ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपने पापा को खो दिया था और शायद उनके पापा की जगह जिंदगी भर कोई नहीं ले सकता था। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। मैं और मेरी बेटी अभी वक्त के साथ साथ सदमे से निकल आए थे, लेकिन हमारी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। घड़ी की सुइयों की टक टक पर हम बस अपने काम करते जा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने हमारी जिंदगी के सारे रंग मिटा दिए हैं। फिर मेरा भतीजा राजू शहर पढ़ने के लिए आया तो मेरे वीरान से घर में फिर से खुशहालियां छा गई। राजू के आने से घर में छाई वीरानी खत्म हो गई थी और मेरी घर की चिड़ियां दोबारा चहकने लगी थी। राजू ने मेरी बेटियों को दोबारा जीना सिखा दिया था, लेकिन वह मुझसे बहुत ज्यादा शर्माता था। मेरे बच्चों से उसकी जल्दी ही बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वे सब मिलकर घर में रौनक लाते थे और अपनी बेटियों को खिलखिलाते देखकर मैं जैसे दोबारा से जी उठी थी। मैं बहुत कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। मेरी शादी को 9 साल हुए थे और मेरी 3 छोटी बेटियां थी। हमारी खुशियों की उम्र बहुत छोटी साबित हुई थी। मेरे पति कार एक्सीडेंट में मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। उसी एक हादसे में हमारी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। अपने पति से बिछड़ जाने पर मैं पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन मुझे अपनी बेटियों के लिए जिंदा रहना था। विधवा होने के बाद मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगी और अपनी बच्चियों के सर पर सौतेले बाप का साया नहीं पड़ने दूंगी। मैं अपनी बेटियों के मामले में बहुत ही परेशान थी और किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने एक स्कूल में नौकरी कर ली। सुबह मैं अपनी बच्चियों को स्कूल भेज देती और खुद भी स्कूल चली जाती हूँ और वापसी में उन्हें अपने साथ ले आती हूँ। मैंने जिंदगी में इतना बड़ा नुकसान उठाया था कि मेरा दिल मजबूत हो गया था और अब मैं अकेले ही जिंदगी गुजार रही थी। ऐसे में जब राजू हमारी जिंदगी में आया तो जैसे जिंदगी में नए रंग आ गया। वह मेरे लिए बिल्कुल मेरे बच्चों जैसा था। कॉलेज में पढ़ने के लिए शहर आया था और मैंने उससे कहा कि वह मेरी बच्चों को भी पढ़ा दिया करे ताकि मुझे भी कुछ वक्त आराम मिल जाए। राजू एक बहुत अच्छा लड़का था। कभी मेरे आगे सर न उठाता था, हमेशा सर झुकाकर बात करता और मुझे इस बात पर बहुत खुशी महसूस होती कि मेरी जेठानी जी ने उसे बहुत अच्छी बातें सिखाई हैं। राजू मेरी देवरानी का बेटा था, यानी मेरी पति का भतीजा था। राजू ने मेरी तीनों बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था और जब से राजू ने पढ़ा रहा था वे तीनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हो गई थी। उनके पूरे टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे, वरना अपने पिता को खो देने के बाद उन तीनों की पढ़ाई में बिल्कुल ही खराब हो गई थी। स्कूल से भी उन तीनों की कंप्लेन आने लगी थी, लेकिन राजू उन तीनों की पढ़ाई को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। वह उन तीनों को पढ़ाते पढ़ाते अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेता और मैं उसके पास बैठकर अपने स्कूल का काम करती। राजू मेरे और बच्चों के साथ ही कॉलेज के लिए निकल जाता था और हमारे वापस आने के बाद ही घर लौटता था और उनके आने तक मैं खाना तैयार कर चुकी होती थी। लेकिन वह हमेशा अपने कमरे में बैठकर अकेले खाना खाता था। उससे मुझसे बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस होती थी और मैंने भी उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की। उसे 4 साल हमारे साथ रहना था और मुझे भरोसा था कि कुछ ही दिनों में खुद ब खुद वह हमारे करीब आ जाएगा। राजू के आने से घर के छोटे मोटे काम भी हो जाते थे। घर का सारा सामान भी खुद बाजार से लेकर आता और कभी कभी तो वह घर की सफाई भी कर दिया करता। मुझे राजू में अपने पति की झलक नजर आती थी। कहीं ना कहीं वह बिल्कुल अपने चाचू जैसा ही था। जब तक मेरे पति मोहन जिंदा थे उन्होंने भी हमेशा मेरा इसी तरह साथ दिया था। घर के कामकाज में भी मेरा हाथ बटा दिया करते। उन्हें भी राजू की तरह छोटी छोटी बातों का ख्याल रहता था। मेरी और मोहन की शादी लव मैरिज थी। मोहन भी अपने भतीजे की तरह शहर पढ़ने के लिए आया था और कॉलेज में हम दोनों की दोस्ती हो गई थी। लेकिन उस वक्त मोहन का वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए मोहन हॉस्टल में रहता था।
5 साल तक के रिश्ते में बंधे रहे और जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई तो मोहन ने अपने घर वालों से मेरे बारे में बात की और सब खुशी से राजी हो गए। मेरे घर वाले तो पहले से ही मोहन को जानते थे, क्योंकि मैं ज़्यादातर मोहन की ही बातें किया करती थी। इसलिए जब मोहन के घर वाले रिश्ते लेकर आए तो मेरे पापा ने फ़ौरन हाँ कर दी। जिस दिन मैं मोहन की दुल्हन बनी, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई। मोहन का साथ मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। अपना घर छोड़कर मैं मोहन के घर चली आई थी और उसके बाद मैंने पलटकर कभी अपना घर नहीं देखा था। मैं मोहन के साथ बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी थी। शादी के 9 सालों में भगवान ने हमें इतनी प्यारी प्यारी बेटियां दी। मोहन शादी से पहले शहर में नौकरी कर लिया था और हमने शहर में ही घर बना लिया, इसलिए मुझे कभी गांव जाना ही नहीं पड़ा था। मोहन का बड़ा भाई राजेश कभी कभी हमसे मिलने आ जाता था और राजू राजेश का ही बेटा था। मेरी शादी के वक्त राजू की उम्र 10 साल या 11 साल की थी, लेकिन अब एक 18 साल का नौजवान बच्चा था। मेरी शादी और मोहन की शादी के बाद हम 1-2 बार ही गांव गए थे, लेकिन मुझे गांव की ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल लगती थी, इसलिए हम दोबारा कभी गांव नहीं गए। ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बेटियों की जन्म के बाद मोहन ने अपनी नौकरी बढ़ा ली थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुबह मोहन मुस्कुराता हुआ नौकरी के लिए घर से गया था और फिर लौटकर वापस नहीं आया था, बल्कि थोड़ी देर में ही मुझे पता चला कि मोहन के कार का एक्सीडेंट हो गया है। ये खबर मेरे लिए किसी मुसीबत से कम नहीं थी। मैं फौरन हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ी और गांव भी फ़ोन कर दिया था, लेकिन शायद मोहन हमारे रिश्ते की इतनी ही उम्र लिखवा कर लाया था, इसलिए वह कुछ ही घंटों में मेरा साथ छोड़ गया था। आज भी मुझे जब वह दिन याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपनी आंखों के सामने मैंने अपनी ज़िंदगी के साथी को झट से बिछड़ते देखा था। अपनी आंखें बंद करते ही उसका चेहरा मेरी आंखों में घूमता था। मोहन ने जाने से पहले मुझसे वादा किया था कि मैं उनके बेटियों को बहुत अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करूंगी, और मैं उस वादे को निभाने की कोशिश कर रही थी। मोहन का भाई राजेश भी मोहन की अचानक मौत से टूट कर रह गया था और मोहन के मम्मी पापा जिंदा नहीं थे और मोहन भी राजेश का इकलौता भाई था। मोहन की मौत के बाद राजेश ने हमारे घर आना बहुत कम कर दिया था और जब कभी आता तो अपने भाई को याद करके फूट फूट कर रोने लगता। इसलिए मैं खुद ही राजेश से फ़ोन पर बात कर लिया करती थी। मोहन उन्हें बड़ा भाई कहा करता था, इसलिए मैं भी बड़ा भाई ही कहती थी। जब उन्होंने मुझसे राजू की पढ़ाई के लिए उसे शहर भेजने की बात की तो मैंने खुद ही भाई से कहा कि वह राजू को हॉस्टल में भेजने के बजाय हमारे घर भेज दे। मेरा घर राजू के चाचू का ही घर है और मुझे भी किसी का साथ मिल जाता। मेरी बात सुनकर तो जैसे राजेश की मुश्किल ही हल हो गई, क्योंकि वह राजेश को अकेले हॉस्टल में भेजते हुए डर रहे थे। राजेश ने मुझे बताया था कि राजू एक बहुत ही सीधा साधा और शर्मीला लड़का है और बहुत ही जल्द किसी से घुलता मिलता भी नहीं है, और मैंने खुद भी देख लिया था कि उसे हमारे घर आए 2 महीने हो गए थे, लेकिन उसने अभी तक मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं की थी, बल्कि जैसे ही मैं उससे कोई बात करती तो वह शर्म से सर झुका लेता और रात को भी जल्दी अपने कमरे में जाकर बंद हो जाता, जबकि मैं और मेरी बेटी रात को लिविंग रूम में बैठकर एक साथ टीवी देखा करती थी, लेकिन वह कभी हमारे साथ नहीं बैठता था। मेरी तीनों बच्चियों की राजू से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। वह राजू के कॉलेज से आने के बाद सारा दिन उसके साथ चिपकी रहती थी। मेरी छोटी बेटी तो हर वक्त उसके कंधों पर चढ़कर बैठी रहती थी। राजू भी उससे बहुत ज़्यादा लाड प्यार करता था और रोज़ उसके लिए चॉकलेट लेकर आता था। मैंने कई बार राजू को मना भी किया, लेकिन अगले दिन वह फिर चॉकलेट ले आता। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब हो रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने भी तबीयत के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। मैं किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी और ना ही मैं स्कूल से छुट्टी ले सकती थी, इसलिए मैं किसी न किसी तरह खुद को घसीट कर काम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर वक्त मेरी तबीयत बढ़ने लगी। जब रात के वक्त मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब महसूस होने लगी तो मैं अपने कमरे से बाहर निकल आई। मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था, इसलिए मैं छत पर चली आई। छत के एक कोने में कमरा पड़ा हुआ था और राजू उसी कमरे में रहता था। मैं छत पर ही बैठ गई। मेरी नज़र राजू के दरवाजे की तरफ थी। आज मुझे ना जाने क्यों इस बात का एहसास हो रहा था कि हर रोज़ रात होते ही वो जल्दी अपने कमरे में चला जाता है, फिर सुबह ही वापस निकलता है, जबकि उसके कमरे में तो टीवी भी नहीं था।
वह इतनी जल्दी अपने कमरे में क्यों बंद हो जाता है। आजकल शहर का माहौल कुछ ठीक भी नहीं चल रहा था और लड़कों को नशे का आदी बनाया जा रहा था। इसलिए मुझे अचानक ही राजू की फिक्र सताने लगी। 18 साल का मासूम सा लड़का था और गांव से सीधा सादे माहौल में पला बड़ा था। मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कहीं शहर का माहौल उसे बर्बाद न कर दे। और जब तक वह शहर में था वह मेरी जिम्मेदारी था, क्योंकि राजेश ने मुझ पर भरोसा करके उसे मेरे घर भेजा था। अगर वह किसी गलत संगत में पड़ जाता तो मैं राजेश को क्या मुंह दिखाती। और उसको हमारे घर आए 3 महीने हो गए थे, लेकिन अब तक हम दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी और ना ही ऐसी बातचीत हुई थी कि मैं डायरेक्ट राजू से कोई सवाल कर पाती। वह तो मुझे देखते ही शर्म से सर झुका लिया करता था। मैं उसे भला कैसे पूछती कि वो रात को जल्दी अपने कमरे में जाकर क्या करता है। इसलिए मैंने सोचा कि ठीक होते ही मैं खुद इस बात का पता लगा लूंगी कि राजू अपने कमरे में बंद होकर क्या करता है। 2-4 दिन के बाद मेरी तबीयत सही हो गई और जैसे ही मैंने खुद को थोड़ा बेहतर महसूस किया, फिर से राजू का ख्याल आया। और एक रात जब मेरी बेटियां टीवी देखने लगी थी तो राजू किचन में अपने लिए चाय बना रहा था। तभी मैं चुपके से उसके कमरे में जाकर छुप गई। मुझे मालूम था कि मेरी बेटियां अगले 1 घंटे तक टीवी के आगे से नहीं उठेंगी। मुझे राजू के कमरे में छुपे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि राजू अपनी चाय का कप लिए कमरे में आ गया और कमरे का दरवाजा बंद करके सुकून से बिस्तर पर बैठ गया। कुछ देर बाद वो आराम से चाय की चुस्कियां ले रहा था और मैं दिल में सोचती रही, मैं ऐसे ही सीधे साधे लड़के पर शक कर रही हूँ। अगर राजू को किसी भी चीज की लत लगी होती तो ऐसे कैसे होता कि मुझे पता नहीं चलता। वह बहुत शर्माता जरूर था, लेकिन मेरी आंखों के सामने ही रहता था। मैंने सोचा कि राजू जैसे इधर उधर होगा या वॉशरूम जाएगा तो मैं चुपके से उसके कमरे से वापस निकल जाऊंगी, क्योंकि अगर उसे यह पता चला कि मैं उस पर शक कर रही हूँ या उसकी निगरानी कर रही हूँ तो ना जाने वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। मुझे छुपे हुए कुछ देर हुई थी कि राजू ने उठकर अपनी चाय का खाली कप टेबल पे रखा और फिर वह अपना लैपटॉप लेकर शांति से बैठ गया। उसका चेहरा कुछ टेढ़ा था, मुझे उसका लैपटॉप नजर आ रहा था, जबकि उसकी कमर मेरी तरफ थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा शायद इस वक्त भी वह पढ़ाई करने में बिजी होता है और मैंने ऐसे ही उसकी जासूसी शुरू कर दी है। खुद ही ना जाने उसके बारे में क्या क्या सोच लिया है। लैपटॉप खुलते ही उसने एक वीडियो लगाई और मेरे होश उड़ गए। वह वीडियो तो किसी और की नहीं बल्कि मेरी थी और अपनी ऐसी वीडियो देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मेरा दिल चाहा कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैं सोच भी नहीं सकती थी मैं जिस भतीजे को सीधा सादा और मासूम सा बच्चा समझ रही थी वो ये सब भी करता था। लैपटॉप की स्क्रीन पर मेरी वीडियो अभी चल ही रही थी जिसमें मैं अपने बाथरूम में नहा रही थी। फिर बड़ी दिलचस्पी के साथ मेरी वीडियो देख रहा था और बार बार स्क्रीन पर भी हाथ लगा रहा था, जैसे मुझे छूने की कोशिश कर रहा हो। इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और अपनी जगह से निकलकर एकदम राजू के सामने आ गई। उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं रात के इस वक्त अपनी बच्चियों के साथ नहीं बल्कि इसके कमरे में छुपी हुई हो सकती हूँ। मुझे अपनी नज़रों के सामने खड़ा देखकर हकलाते हुए कहने लगा, चाची आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर लगाए और उसे कहा, मैंने अपनी वीडियो देख ली है और मैं जान गई हूँ कि उसने चोरी छुपे मेरी वीडियो बनाई है। मेरी बात सुनकर राजू ने अपना सर झुका लिया, कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसके कॉलर को पकड़ लिया। मैं जानना चाहती थी कि उसने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने तो उसे अपने घर में जगह दी थी और अपना बेटा समझा था। मेरे पति मोहन उससे बहुत मोहब्बत करते थे क्योंकि वह उसका इकलौता भतीजा था। उसने तो मेरी इज्जत बिखेर कर रख दी थी। उसने कब कैसे और किस तरह मेरी वीडियो बनाई थी मुझे तो इस बात का भी पता नहीं था। और जब मैंने हद से ज़्यादा उसे दोबारा ये सवाल किए तो वह सर झुका कर कहने लगा, मैंने आपके बाथरूम में एक कैमरा लगाया हुआ है और रोज़ आपका वीडियो देखता हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं हमेशा से ही आपको बहुत पसंद करता था। जब मैं गांव से यहाँ आया तो अपने दिल पर काबू ना रख सका और एक दिन यही बात मैंने अपने कॉलेज के दोस्त को बताई तो उसने मुझे राय दी कि मैं आपके बाथरूम में कैमरा लगा दूं और उसमें रात को आपको देखकर सुकून पा लिया करूं। ऐसे ही एक दिन मैं कॉलेज से कुछ देर पहले ही घर लौट आया। आप उस वक्त घर पर नहीं थी और स्कूल में ही थी और इसी वक्त का फ़ायदा उठाते हुए मैंने आपके बाथरूम में कैमरा छुपा दिया था। वह सर झुकाया बड़ी बेशर्मी से अपने पाप को बता रहा था और मैं इसकी इस हिम्मत पर हैरान थी। मैंने बहुत दिल से उससे पूछा, तुम्हें ऐसा करते हुए बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हुई? तुम भूल गए मैं तुम्हारी चाची हूँ? तुम मेरे लिए मेरे बेटे की तरह हो।
मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ा। हंसते हुए कहने लगा, आप किसी गलतफहमी में जी रही हैं। आपके पति की मौत हो चुकी है और अब आप मेरी चाची नहीं रही हैं। और अगर चाचू जिंदा भी होते तो आप और मैं एक दूसरे के लिए गैर ही रहते। मैं जब से आपको देखा हूँ आपका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता था और मेरी ख्वाहिश बढ़ती जा रही थी। ऐसे में मेरे लिए खुद को रोकना बहुत मुश्किल था। और फिर जब मैं आपको कॉलेज गया तो वहाँ मैंने दोस्त बनाए और उन्होंने मेरे अंदर की ख्वाहिश और बढ़ा दी और मुझे ज़िंदगी का एक ऐसी चीज़ दिखाई जिसे मैंने कभी पहले नहीं देखा था। मैं आपको चाची की नज़र से बिल्कुल भी नहीं देखता और मेरे लिए आप एक औरत हैं जिसके आगे पीछे कोई मर्द नहीं। उसकी बात सुनकर मैंने उसके मुंह पर एक और थप्पड़ लगाया। उसने बहुत आसानी से मुझे सच का आईना दिखाया था जो मैं देख नहीं पा रही थी। देखा जाता तो वह ठीक है, लेकिन बहुत बेशर्मी से कह रहा था कि मैं और वह एक दूसरे के लिए गैर थे और मुझे उसे अपने कमरे में जगह नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि इस तरह मेरे भरोसे को तोड़ेगा और अपनी हर हद पार कर जाएगा। मैंने फौरन उसके लैपटॉप से अपनी सारी वीडियोस डिलीट की और ये देखकर मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे कि उसके लैपटॉप में मेरी बहुत ज़्यादा वीडियोस थी। मैंने उसे कहा कि वह अभी और इसी वक्त अपना सामान लेकर निकल जाए क्योंकि अब मेरे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। वह कहने लगा कि वह मुझसे मोहब्बत करने लगा है और मुझे अपनाना चाहता है। मैंने कड़ी नज़र राजू पर डाली और इससे कहा कि मैं कोई तमाशा नहीं चाहती, इसलिए बेहतर यही है वह खामोशी से हमेशा के लिए हमें ज़िंदगी से निकल जाए। मैंने उसे कहा कि मैं राजेश को इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन दोबारा कभी वह मुझसे अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। मेरी बात सुनकर उसने खामोशी से अपना सामान समेट लिया था। मैं जानती थी कि वह उम्र के जिस हिस्से में है उसमें लड़के जज्बात में आकर गलती करते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वह इस तरह आगे निकल जाएगा। राजू ने रात के अंधेरे में खामोशी से मेरा घर छोड़ दिया था। मैंने अपनी बेटियों को अपनी आगोश में ले लिया था। राजू खुद तो चला गया था, लेकिन मुझे अपना और गैर के बीच का फ़र्क बहुत अच्छे से समझा दिया था। मैं जान गई थी भगवान ने हर रिश्ते में इसलिए हद रखी है ताकि इंसान को कोई नुकसान न उठाना पड़े। मुझे यकीन था कि जैसे जैसे राजू अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मैंने राजेश को इस बारे में कुछ नहीं कहा था। राजू ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया था। मैं अब अपनी ज़िंदगी में कभी किसी इंसान पर भरोसा नहीं करने वाली थी। धन्यवाद दोस्तों।